जी अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले एक नज़र फॉरेक्स फैक्ट्री पे क्या है कि आज कौन कौन से फंडामेंटल इम्पैक्ट थे। आज हमारे पास CHF पे CPI नहीं थी। CPI की न्यूज़ थी जो कि हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे कल थी, जो कल गुजर के है। उसके बाद हमारे पास USD की एक हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ है जो गुजर चुकी है, यानी कि 6:30 पे। और एक USD की हमारे पास 8 बजे न्यूज़ गुजरी है, वो भी हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ थी। यानी कि आज ये 3 न्यूज़ थी हाई इम्पैक्टेड, क्योंकि हम CHF के पेयर पे एनालिसिस नहीं करते। तो हमारे लिए ये 6:30 से लेकर 8 बजे वाला टाइम क्रूशल था कि मार्केट ने आया कि जिस ट्रेंड में जा रही है उस ट्रेंड में ज़्यादा मोमेंटम ले लेना था, या ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अभी देखते हैं डॉलर इंडेक्स पे जाके क्या इसका बिहेवियर आया। डॉलर इंडेक्स पे अगर सिंपली हम जाएं तो ये डेली टाइम फ्रेम है। तो हमने लास्ट जो सेशन था वहाँ पे डिस्कस किया था कि इसका मोमेंटम हमारे पास है वो बेरिश में है। बेरिश में कैसे है तो हम उससे भी डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि ये हमारे पास ये कैंडल बनी है बेरिश की फर्स्ट, ठीक है ना। सेकंड बनी उससे भी ज़्यादा मोमेंटम, बॉडी भी उससे ज़्यादा, यानी कि इंगल्फिंग कैंडल है। तो उसके बाद जो थर्ड कैंडल बनी है उसमें मार्केट का क्लोजिंग था, यानी कि वीकेंड था, इस वजह से उसकी बॉडी भी यानी कि क्लोजिंग में बनी है, यानी कि फिल बॉडी बनी है, कोई विक्स वगैरह नहीं है। तो जब ये अगले 3 दिन मार्केट ऊपर गई थी तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, आई थिंक सेकंड कैंडल थी, कि मार्केट का ओवरऑल बिहेवियर हमें बेरिश लग रहा है, लेकिन मार्केट में भी यहाँ से सप्लाई लेकर इस डिमांड जोन को ब्रेक करे। लेकिन मार्केट ने सप्लाई जोन से पहले ही इसे ब्रेक कर दिया, यानी कि सप्लाई जोन तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसे। और ओवरऑल ट्रेंड जैसे कि मैंने पहले भी बताया था अपने शेयर वाले लेक्चर्स में, इसका भी बेरिश ट्रेंड जा रहा है। डॉलर इंडेक्स का बहुत अरसा ये ऊपर रहकर आ रहा है। अब ये डेली टाइम फ्रेम है, लेकिन वहाँ पर भी बेरिश हमें इजीली दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि ये मार्केट अभी बेरिश जा रही है। अगर ये सिंपली ट्रेंड लगाएं, और ये डॉटेड ब्लू लाइन में एक ट्रेंड लगाई थी, ये ट्रेंड हमारे पास बुलिश की ट्रेंड लाइन थी, उसे इसने ब्रेक करके अब डाउनवर्ड आना शुरू हो गया। तो ये तो था हमारा डॉलर इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम में। 2 आवर टाइम फ्रेम में चेक करते हैं क्या है कि हमारे पास क्या इम्पैक्ट है। जैसे हमने फंडामेंटली इम्पैक्ट को डिस्कस किया है, ये वाला हमारे पास सिनेरियो था जहाँ पर हमने ये ट्रेड्स लगी है, उसके बाद ये ट्रेंड यहाँ पर दे। आप कैंडल्स को चार्ट्स को देखते ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में आज कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट था या नहीं। सिंपली ये कैंडल्स देखें, पिछले कई घंटों की कैंडल को ब्रेक कर रही है। तो ये एक चीज़ होती है देखने का कि मार्केट में फंडामेंटल इम्पैक्ट आया। लेकिन ये देखें, ट्रेंड हल्का सा ऊपर जा रहा था, लेकिन वो मार्केट ने उस न्यूज़ ने एक ट्रेंड रिवर्सल के तौर पर एक्ट किया, यानी कि मार्केट को एक डायरेक्शन दे दी है। तो अक्सर न्यूज़ मार्केट को डायरेक्शन देने के लिए होती है। चलें, ये डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है। इसका हमारे पास जो बेस करेंसी होती है, फर्स्ट करेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो वीक होगी। जो सेकंड करेंसी है जहाँ पर डॉलर सेकंड नंबर पे आता है, जैसे कि यूरो USD, वो क्या होगी, वो स्ट्रॉन्ग होगी। बेस और कोड करेंसी का ये मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसका इम्पैक्ट होता है, यानी कि इन्वर्सली बेस का और कोड का। तो ये डॉलर वीक, डॉलर हमारे पास USD जिसे हम कहते हैं, सिंपली वर्ड्स में अगर समझाऊँ तो अगर USD कैड को डिस्कस करेंगे, यानी कि USD जिसमें पहले आता है, तो वो USD जिसमें पहले आता है वो बेस होगा, यानी कि बेस करेंसी होगी। तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, यानी कि ये डॉलर वीक हो रहा है तो हमारे पास USD कैड भी वीक होगा। उसके बाद जैसे कि सेकंड करेंसी जिसमें डॉलर आएगा उसे हम कहेंगे कोड करेंसी, जैसे कि यूरो USD सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि हमारे पास कोड करेंसी है USD डॉलर। तो फिर इसका क्या होगा, अगर हमारे पास डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है तो कोड करेंसी का जो इफेक्ट होगा वो इन्वर्स होगा, यानी कि इसकी उलट होगा, यानी कि वो यूरो USD हमें बाय में देखने को हमें मिलेगा। तो अभी चलते हैं यूरो USD में। यूरो USD का ये डेली टाइम फ्रेम है। हमने डेली टाइम फ्रेम में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास सॉर्ट ऑफ एक
डबल टॉप बंदा नज़र आ रहा है, तो ये में भी हमारे पास ये ब्रेक करे। ठीक है, ये जो चार्ट्स है मैं आप लोगों के सामने एनालिसिस करता हूँ। ये चार्ट्स जस्ट मैंने आप लोगों के सेशन के लिए रखे हुए हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करता। जैसे मैंने ट्रेड सेटअप अपने रियल अकाउंट पे की होती है वही सेटअप यहाँ पर किया होता है, लेकिन वो मैं जब भी उसे रिमूव करूँगा इस सेशन वीडियो वाले सेशन में ही रिमूव करूँगा और उसको आपकी एक लॉजिक दूंगा, रीज़न दूंगा कि ये रिमूव क्यों हुआ है, आया कि एस एल हिट हुआ है या टी पी हिट हुआ है, अगर एस एल हिट हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर टी पी हिट हुआ है तो उसकी क्या रीज़न है। ठीक है, और जो मैंने एक आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बताई है कि हमने सिस्टमेटिक वे ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में जाना है कि हमने अपने जो टारगेट्स लगाने, एंट्री एक ही पॉइंट से स्टार्ट करनी है, लेकिन टारगेट हमारे 2 या 3 या 4 हमारे यानी कि लेफ़्ट साइड पे जो मार्केट चल रही है उसके हिसाब से होगा। तो कभी भी एक टारगेट नहीं लगाना लॉन्ग टर्म के लिए, 2 या 3 टारगेट पे चलना है, ताकि हमें अगर मार्केट रिवर्स भी होती है, कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट भी आता है, तो एटलीस्ट हमने मार्केट से कुछ ना कुछ हासिल किया हो। तो यूरो यूएसडी को हम चलते हैं 2 आवर पे। तो 2 आवर्स पे चलते हैं। ये अब मैं आपको सेटअप बताऊंगा, बिल्कुल वही सेटअप लगा हुआ है जो मेरे रियल्स अकाउंट का सेटअप है। वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन वो मैं अकॉर्डिंग टू सिनेरियो मार्केट जो चल रही होती है उसके हिसाब से चेंज करता रहता हूँ। लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं करता, क्योंकि ये मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाता हूँ वीडियोस, इसलिए यहाँ पर मैं किसी मकसद बताकर आपको किस वजह से चेंज कर रहा हूँ तो मैं आपको फिर रिमूव करूँगा इन लाइंस को, और जो मैंने चार्ट्स बनाए हुए हैं, जो एनालिसिस किया हुआ है। अभी इस पे हमने ली थी 3 ट्रेड्स यूरो यूएसडी पे, जो प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस है। हमारे पास ये सप्लाई जोन था, ये डेली टाइम फ्रेम है, लेकिन हम इसे हार्ली बेसिस पे, ये हमारा सप्लाई जोन था। हमने यहाँ से ट्रेड ली थी, हमारा फर्स्ट टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये था, और थर्ड टारगेट हमारे पास ये लाइन थी। ये 3 टारगेट्स है हमारे पास। फर्स्ट टारगेट से हमारे पास अचीव हो गया था मार्केट का, मार्केट यहाँ पर जब आई। सेकंड टारगेट हमारे पास थोड़े सा यानी कि साइडवेज मूवमेंट करने के बाद जाके कंप्लीट हो गया। ये हमारा थर्ड टारगेट था, ये वाला। ये थर्ड टारगेट ये था, इसलिए ये हमारा कंप्लीट नहीं हो चुका। तो ये मैंने बताया भी था अपनी वीडियोस में कि जब हमारा पहला टारगेट हिट हो जाए तो उसके बाद हमने अपने बाकी जो टारगेट हैं उनका जो एस एल है वो ब्रेक इवन पे हिट करना होता, सेट करना होता है, ताकि मार्केट अगर रिवर्स होकर मे बी यहीं से रिवर्स होकर वापस आ जाती, मेरा सेकंड टारगेट वो ना हिट करती, तो वो ब्रेक इवन पे हिट होती। एटलीस्ट हमने मार्केट में इतने पिप्स लिए होते, यानी कि एक ट्रेड हमारी विन होती, और बकिया जो 2 ट्रेड्स होती वो हमारे 0-0 पे होती, तो हम प्रॉफिट में था ओवरऑल। तो अब तो हमारी फिर भी 2 ट्रेड्स यानी कि टीपी हिट हुए हैं। कितने हैं कि टीपी हिट हुए हैं। फर्स्ट टीपी था हमारा, यानी 1:4 था, जो यहाँ तक बनता था। यानी कि अगर हमने सपोज करें, जैसे मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ $10 वाली, वो अकॉर्डिंग टू लॉट आप अपना खुद इमेजिन कर सकते हैं आपका अकाउंट कितना है, और आप क्या आपने यहाँ से लॉस करना था या क्या आपने प्रॉफिट कमाना था। अगर मैं सिंपली मैं आप लोगों को $10 के हिसाब से बताऊँ, पहली जो ट्रेड विन हुई थी उसमें हमने $40 यानी कि अर्न किए होंगे, अगर हमने $10 एस एल रखा होता स्टॉप लॉस। तो अगर इसमें अगर हमने अगर ये वाली ट्रेड जो सेकंड हमारा टीपी हिट हुआ है, तो इसमें हमने $45 यानी कि हमारा टीपी हिट हुआ होगा। सेकंड जो थर्ड ट्रेड थी वो हमारी ये वाली थी, ये हमारे टारगेट को हिट नहीं हुई, लेकिन ये ब्रेक इवन पे जाके हिट हुई। हमने यहाँ पर ब्रेक इवन ट्रेड स्टार्ट की थी, तो इसलिए हमने जो यूरो यूएसडी का सेटअप था जो इस वीक में लगाया था, तो वो उसमें हमने 2 ट्रेड्स इस वीक में विन किए, 1:4.5 के हिसाब से। तो ये था एनालिसिस। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये हमारे पास डिमांड जोन सप्लाई जोन को इसने ब्रेक कर दिया, इसलिए इसके टारगेट्स में रिमूव कर रहा हूँ और बाकी इसका एनालिसिस भी रिमूव कर रहा हूँ। ये देखें, इसका अब कोई इम्पैक्ट नहीं रहा है, उसने इसको ब्रेक कर दिया, इसलिए अब ये भी होगा ख़त्म। ठीक हो गया। अब मार्केट में हम एक नया जोन ढूंढने की तलाश करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन भी था, मुझे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में भी। कमेंट्स में तो लोग कितने नहीं करते, लेकिन पर्सनली मैसेज पे
पूछते हैं, या जो मेरा सेशन होता है उसमें पूछते हैं कि आप जो डिमांड और सप्लाई जोन बनाते हो उसको हम यानी कि रियल टाइम फ्रेम पे कैसे मॉनिटर करें। ठीक है, अक्सर लोग ये हैं कि जो मेरी वीडियोस देखते हैं, ठीक है ना, अगर उनके पास बेसिक कंसेप्ट है तो ये वो यहीं से ही आप लोग लर्निंग कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। मेरा कहने का मकसद ये नहीं कि आप मेरे पास आएँ और मेरी क्लासेस लें या ये वो करें। अगर आपने सीखना है, बेसिक किसी से सीखी हुई है, तो ये सेशन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूँ। आप इसी से ही डिमांड एंड सप्लाई जोन सीख कर अपनी अर्निंग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन असल चीज़ होती है आपकी लर्निंग, आप टाइम कितना दे रहे हैं, आप कितनी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। सेल्फ लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आप कितनी कर रहे हैं, तो वो सबसे ज़रूरी होती है सेल्फ लर्निंग। जो आपकी पॉइंट्स नहीं समझ आ रहा है फिर कंसल्ट करें किसी से। तो ये सप्लाई एंड डिमांड जोन था ये मेन हमारा क्वेश्चन, कि वो हम रियल मार्केट पे कैसे बनाएं। अभी वो ही मैं बनाने का आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ कि हमने मार्केट की हर एक हाई को, हर एक लो को अपने अंडर कंसंट्रेशन रखना है। सिंपल सी चीज़ है। मार्केट ने अब ये देखा हमारे पास एक नया हाई बनाया है मार्केट ने, ये एक नया हाई बनाया है। 2 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं मोस्टली 2 आवर प्रेफरेबल करता हूँ। बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन 2 आवर मेरी नज़र में बेस्ट है। वो 1 आवर कभी फेक आउट भी देता है, तो इसलिए 2 आवर में हमें सही रिजेक्शन और ब्रेकआउट मिलता है। अब ये मार्केट का एक नया हाई आ गया, ठीक है। अब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया कि मार्केट में भी, मार्केट के ये सिनेरियो में एक एज अ डिस्कशन के तौर पे बना रहा हूँ, मार्केट यहाँ तक आए, ठीक है, यहाँ पर ऐसे जैसे भी ट्रेंड बनाती है, मैंने सपोज करें कि मार्केट यहाँ तक आती है, बल्कि सॉरी, एक चीज़ मैं आपको मज़ीद समझाने के लिए बनाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि ये जोन कैसे बनते हैं। अभी मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि नीचे से मुझे अब सप्लाई जोन तो बना लिया, अब मोस्ट प्रेफरेबली मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर डिमांड जोन कौन सा बन सकता है। उसके लिए सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 आवर में चले जाएं आप, अगर डेली टाइम फ्रेम पे नहीं जाना चाहते। 4 आवर में देखें तो यहाँ पर मार्केट अच्छी खासी रिजेक्ट हुई है। ये अभी मैं सिंपली इसलिए बना लेता हूँ, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इतना, इस वजह से मैं इजीली थोड़ा सा जज कर लेता हूँ। लेकिन ये हमारा डिमांड जोन है, डिमांड जोन को ग्रीन में बनाना है ताकि मार्केट यहाँ से बाय के लिए हम सिग्नल हो। तो अब हम ऐसे करते हैं 2 आवर्स पे। 2 आवर्स पे करेंगे तो हमारे पास ये वाला एक जोन बन गया कि जिसे हम कह सकते हैं कि डिमांड जोन है। मे बी ये डिमांड जोन बन जाए, मे बी ये सप्लाई जोन बन जाए, लेकिन इसकी कंफर्मेशन कब होगी हमें, मेन चीज़ यही होती है जो हम ढूंढ रहे होते हैं मार्केट जब चल रही होती है। अगर सपोज करें मार्केट यहाँ ये आ रही है, करते करते यहाँ पर आ जाती है, अगर तो यहाँ पर ही वो रिजेक्शन देती है, यहाँ पर आकर मार्केट रिजेक्शन देती है, हाई मोमेंटम के साथ आती है, लो मोमेंटम यहाँ पर बन जाता है, तो वो हमारे लिए पता चल जाएगा ये जोन हमारा डिमांड जोन है। मोमेंटम की एग्जांपल मैं पहले भी दी, अभी बताया था कि मोमेंटम कैसे मार्केट ब्रेक करती है। मार्केट का मोमेंटम हाई हुआ, बुलिश में था, यानी कि बेरिश में था सॉरी, यहाँ पर आकर मार्केट ने यानी कि बेरिश के मोमेंटम को तोड़ा और यहाँ पर यानी कि एक बुलिश की कैंडल बनाई। फिर उसके बाद बुलिश का मोमेंटम अच्छा खासा स्टार्ट हुआ तो मार्केट ऊपर चलेगी। अब इसी तरह मार्केट यहीं पर बेरिश की मोमेंटम में आएगी, तो यहाँ पर आकर मोमेंटम अगर लूज करती है, हमें बुलिश का एक अच्छा साइन देती है, तो एक अच्छी कैंडल देती है, तो हम यहाँ पर ट्रेड्स लगाकर अपना डेफिनेटली ये वाला टारगेट रख सकते हैं। ये वाली इसकी बॉडी का हाई, ये वाला टारगेट हमारा हो सकता है। ठीक हो गया, ये तो था एक सिनेरियो सप्लाई एंड डिमांड का, ठीक है। अब ये मार्केट आगे क्या बिहेव करती है अगले सेशन आने तक ये हम देखेंगे कल को, लेकिन ये जोन मैंने बना दिए हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद मैं गाइडेंस साथ साथ देता रहूँ कि ये हमारे जोन कैसे बनने हैं। अब ये तो था हमारे पास डिमांड जोन का एग्जांपल। अभी हम सप्लाई जोन की एग्जांपल अगर दें तो वो ऐसे हो सकती है कि मार्केट यहाँ से सपोज करें यहाँ तक आती है, जिस पैटर्न के ज़रिए भी आती है, यहाँ पर आकर मार्केट अपना मोमेंटम लूज़ करती है और हमें रिजेक्शन देती है यहाँ पर, यानी कि बुलिश के मोमेंटम से ऊपर गई और यहाँ पर आकर मोमेंटम लूज़ कर दिया, बेरिश की कैंडल
बनाने हमें अच्छा एक साइन मिला के सेल का, तो ये हम समझेंगे ये हमारा सप्लाई जोन है। तो यहाँ से हम ट्रेड लेंगे तो हमारे पास टारगेट होगा नेक्स्ट डिमांड जोन तक। टारगेट छोटे लगाने हैं, जैसे मैंने कहा था लगाए 2-3 लगाए, यानी कि आप अपने हिसाब से मार्केट को यहाँ तक मूवमेंट मार्केट की पकड़ें, लेकिन टारगेट्स अपने यानी कि छोटे छोटे करके डिवाइड कर दें, यानी कि अपने प्रॉफिट्स को। फर्स्ट टारगेट हमारा हो सकता है डिफरेंट, हो सकता है हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी, जैसे ये लगा लें हमारे पास। उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट ये लगा लें। यहाँ पर अगर रिस्क लेना चाहें तो आप 0.01 की 2 ट्रेड्स यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये 2 ट्रेड्स आपकी मेरी नज़र में एक अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी, अगर तो वाकई मार्केट ये डिमांड एंड सप्लाई जोन बनते हैं। बाकी मार्केट यहाँ पर इसके अंदर जो मर्जी मूवमेंट देती रही, ये हमारे पास नो ट्रेड जोन है ये वाला। मार्केट ये वाला हमारा नो ट्रेड जोन है अभी तक नो ट्रेड जोन है। मे बी मार्केट कल को यहाँ पर दोबारा आके रुके, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आकर यहाँ पर एक और डिमांड जोन बना दे या सप्लाई जोन बना दे, तो फिर ये हमारा ट्रेड जोन बन सकता है। लेकिन फ़िलहाल तक ये वाला जोन नो ट्रेड जोन है, और यहाँ तक मार्केट आएगी तो हम, या यहाँ पर मार्केट आएगी तो हम इसे बाय या सेल का सोचेंगे। यूएसडी कैड पे चले जाते हैं। तो यूएसडी कैड ने तो प्रीवियस वीक हमें एक अच्छे टारगेट्स दिए थे, तो अभी यूएसडी कैड के तो हमारे सारे टारगेट हिट हुए थे। सिंपली मैं ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ से टारगेट लिए थे, हमारा टीपी था, फाइनल टीपी यहाँ तक था, वो भी अचीव हुआ। फिर मार्केट जब यहाँ से नीचे आई 2 मरतबा, इसने मार्केट ने हमें एक खुद सिनेरियो बनाया कि अब बाय के लिए आप इंटर हो जाएं। तो ये हमारा हाई मार्केट ऑलरेडी पहले बना चुकी थी। हमारा ये टारगेट था, फाइनल टारगेट, आखिरी टारगेट बता रहा हूँ, बाकी स्मॉल टारगेट बीच में लगे हुए थे, तो वो भी हिट हुआ। उसके बाद मार्केट ने ये वाला दोबारा एक जोन बनाया, ये वाला जोन बना के मार्केट का फिर ये वाला हाई टारगेट था, ठीक है ना। ये फिर भी ये टारगेट हिट हुए हैं सारे हमारे प्रॉफिट पे। तो यूएसडी कैड ने इस वीक और पिछले वीक अच्छी मूवमेंट दी है, इसलिए अब ये वाले जो जोन हमने पहले बन चुके हैं, लेकिन अब उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन कोई काम नहीं है, तो वो हम रिमूव कर रहे हैं, ताकि अब नए ट्रेड्स के लिए आप लोगों को फिर थोड़ा सा तैयार किया जाए। तो अभी हमारे पास मार्केट को, जैसे मैंने ये कल वाले सेशन में बनाया था कि मार्केट का टू हार में ये मैंने बनाया था, 4 हार में भी तकरीबन यही जोन बन रहा है। तो अभी हम 4 हार में चलते हैं दोबारा, ठीक हो गया। अब मार्केट में ये मैंने जोन कल बना दिया था, ये हमारा सप्लाई जोन होगा। मार्केट अगर यहाँ तक दोबारा आती है तो फिर हम यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी एक अच्छी लॉट के साथ एंटर हो सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ यही होती है, मार्केट जब यहाँ से नीचे गई है तो हमने वेट करना होता है। वेट किया है, ठीक है। मार्केट में फर्स्ट टाइम कभी इतना मोमेंटम नहीं होता कि मार्केट अपनी जो प्रीवियस जो हम लोज होती है उसे ब्रेक कर दे, या हाई होती है उसे ब्रेक कर दे। मार्केट यहाँ से आई है, मार्केट अगर यहाँ पे नहीं आती तो एटलीस्ट ये वाला जोन, उसका सेकंड नंबर पे जो जोन बन रहा है ना सप्लाई जोन, वो मार्केट का ये बन रहा है। इसे भी रेड में बनाते हैं ताकि ये भी हमारे पास, इसको थोड़ा सा, इस रेड को थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं ताकि हमारे पास पता हो कि ये भी हमारे पास सप्लाई जोन, ये वाला जोन है। अब मार्केट कभी भी फर्स्ट टाइम आई है, अगर यहाँ तक आकर देखें इसकी साइडवेज मूवमेंट हो गई है। अब मार्केट इससे नीचे नहीं जा रही, में भी मोमेंटम हो में भी ना हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, माई एनालिसिस, मार्केट अगर यहाँ तक आ चुकी है ना, तो यहाँ पर मे भी और नीचे चला जाए, मे भी यहीं से इस तरह की मूवमेंट दे, या यहाँ से होकर नीचे वापस आएगी, ठीक है। ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया। और यहाँ सेकंड सिनेरियो हमारे पास होगा, वो ये होगा कि मार्केट दोबारा यहाँ से जाएगी, मार्केट में भी यहाँ तक आए, यहाँ से आने के बाद मार्केट नीचे आए और इस लो को भी ब्रेक कर देगी, जो ये वाला लो बनाया हुआ है ना इसने, इस लो को भी ब्रेक कर देगी। कहने का मकसद ये है कि मार्केट हमेशा फर्स्ट टाइम हमारे पास अपने हाइज और लोज को ब्रेक नहीं करती, इसलिए वेट करेंगे ये जोन।
अब ये मैं साथ साथ आप लोगों को रियल जोन बनाने का तरीका भी बता रहा हूँ कि जोन को कैसे बनाना है। तो ये अक्सर क्वेश्चंस थे, लेकिन उन क्वेश्चंस को मैं अपनी वीडियोस के साथ ही ये हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो उसके बाद इसके अलावा मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि मेरे पास एक RSI इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ एज अ कंफर्मेशन के तौर पर, जहाँ पर मुझे डिमांड एंड सप्लाई में थोड़ा सा डाउट होता है, तो बस जस्ट RSI यूज़ करता हूँ मैं। तो RSI बेसिकली हमारे पास मोमेंटम बताता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। तो वो हमारे पास मोमेंटम बताता है कि बुलिश का मोमेंटम है या बेरिश का। तो इसलिए जस्ट एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, उसके अलावा मैंने कोई इंडिकेटर ही नहीं यूज़ करता। शुरू शुरू में जब बिगनर सा सीख रहा था तब तो हर कोई इंडिकेटर यूज़ करता है, लेकिन प्राइस एक्शन इज़ द बेस्ट। उसके अलावा अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, जैसे मैंने सप्लाई एंड डिमांड जोन पे बनाई है, कोई भी एक स्ट्रेटजी बना के उस पर अबूर हासिल करें। मेन चीज़ है सेल्फ लर्निंग खुद से करें। यानी कि मकसद ये है कि आप लोगों ने कितना टाइम मार्केट को दिया है। जब सारा टाइम वीडियोस देखने पे लगाओगे या किसी के सिग्नल का वेट करोगे तो फिर सीखोगे नहीं, बस फिर किसी दूसरे पे डिपेंडेंट बैठे रहोगे। मेरा मकसद यहाँ पर वीडियोस बना के आप लोगों को मोटिवेट करना भी है। अगर मार्केट है, उसे समझ सकता है हर इंसान, तो उसे समझें, ठीक है ना। लेकिन समझ के चलो, अगर बगैर समझ के चलोगे तो इसमें लॉस भी बहुत है। ये कोई सोने की चिड़िया नहीं है कि आप कहेंगे भाई ये मेरे पास आ गई है तो अब पैसा ही पैसा है। लेकिन जो समझ के चलेगा, प्रोसेस को समझो, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आप प्रोसेस के उलट चलेंगे तो जो प्रॉफिट जो होगा वो आप लोगों के पास थोड़ी देर के लिए आएगा, लेकिन वो भी चला जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो मेन चीज़ है फॉलो द प्रोसेस, नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। ये जीपीवी जेपीवाई मैंने कहा था, मैंने इस पर 2 वीक्स वेट किया है मार्केट को यहाँ तक आने तक, क्योंकि ये राइजिंग वेज बन रहा था। बड़ा फेमस पैटर्न है राइजिंग वेज, और आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा जो फेमस पैटर्न्स है, जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम, राइजिंग वेज, ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और फॉलिंग वेज वगैरह। इस तरह के पैटर्न्स हैं जो अहम है, यानी कि इम्पोर्टेंट है, तो वो भी डिस्कस करेंगे साथ। जैसे ये राइजिंग वेज बन रहा था, इसके बाद शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कि सेलर्स ज़्यादा इन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन से एंट्री ली। ये ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आप लोगों को प्रीवियस वीक्स के लेक्चर्स का। तो उसके बाद यहाँ से अपॉर्चुनिटी हमने ली, अपॉर्चुनिटी लेने के बाद यहाँ तक मार्केट आई, लेकिन टारगेट मेरा ये था, ठीक है ना। अब ये टारगेट है, लेकिन मार्केट अब अगर मैं यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जोन बनाऊँ तो मार्केट ने ये वाले जोन को मैं हाईलाइट करता हूँ 2 हार्ड टाइम फ्रेम में। ये एक सॉर्ट ऑफ मेरे पास सप्लाई जोन था, यानी कि फर्स्ट सप्लाई जोन तो मेरे पास ये टॉप पे, उसके बाद मेरे पास सेकंड सप्लाई जोन मैंने ये बनाया है अपनी इस हाई को लेकर। मार्केट यहाँ से ब्रेक हुई, यहाँ तक आई। अगर मार्केट अब यहाँ से इसके करीब से रिजेक्शन ली है, अगर मार्केट अब इस लो को ब्रेक नहीं कर सकी, दोबारा मुझे बुलिश का यानी कि एक साइन देती है, तो मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से तीसरी मरतबा रिजेक्ट हो रही है। तीसरी मरतबा रिजेक्ट हो रही है, इसका मतलब जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताई थी, मार्केट जब एक जोन में बार बार आती है तो वो जोन रिजेक्शन तो मिलती होगी नो डाउट, लेकिन रिजेक्शन मिलने के अलावा वो जोन वीक भी हो जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल मैंने एज अ सिंपल आप लोगों को बताई थी। अगर आप एक सादा पेज लें और एक बॉल पेन के साथ उससे बार बार एक पॉइंट पे टच करते रहें, ठीक है ना, बैक साइड पे कोई सपोर्ट ना हो हमारे पास, तो हमारे पास क्या होता है कि वो जो पॉइंट होता है वो वीक हो जाता है। एट दी एंड क्या होता है, एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, तीसरी मरतबा पॉइंट जो जिस पॉइंट पे हम बॉल पेन लगा रहे होते हैं वो मे बी डैमेज हो जाए, ठीक है ना। इस वजह से इसी तरह ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है, इस कंसेप्ट को भी हम इस तरह लें कि अगर बार बार मार्केट एक पॉइंट पे आ रही है तो वो पॉइंट हल्का हल्का टच होते होते वो पॉइंट उतना वीक हो रहा है। ये एक सिनेरियो, ये एग्जांपल है मेरी समझाने के लिए, लेकिन मेन चीज़ यही है कि
मार्केट जब 2 से ज़्यादा मरतबा टेस्ट करने लग जाती है किसी चीज़ को तो वो वीक हो जाती है, उस पर ट्रस्ट कम किया करें। तो हाँ, ये ट्रेड्स अगर मेरी हिट हो जाती है तो मेरे पास यहाँ पर 1:15.96 यानी कि 1:16 का रिवार्ड मिलना है। हालांकि वैसे आम ट्रेडर जो होते हैं वो 1:2 भी मिल जाए तो वो उसे बेस्ट कहते हैं, लेकिन सप्लाई एंड डिमांड में आपको 1:4 से ज़्यादा ही मिलेगा। जो मैं करता हूँ वो इस हिसाब से, लेकिन अगर किसी का एनालिसिस गलत हो तो उसे जो लॉस वाला 1 है उस पर इक्तफा करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अगर सपोज करें अगर मैं ट्रेड यहाँ पर भी बंद कर देता तो फिर भी मेरे पास 13.5 होना था, लेकिन नहीं, हमारा ये टारगेट है, हम इसे वेट करेंगे। उम्मीद है कि ये शायद पीपी हिट हो। नेक्स्ट गोल्ड पे जाते हैं। गोल्ड के लिए भी हम देखते हैं, और दूसरा ये है कि यूएसडी कैट जीबीपी जेपीवाई में ये हमारे पास सिनेरियो ये था कि नेक्स्ट में भी पॉसिबल है कि हमारे पास ये वाला डिमांड जोन भी बन जाए, ये वाला डिमांड जोन भी बन जाए। ये मैं इसलिए आप लोगों को इस लेक्चर में बनाना सिखा रहा हूँ ताकि कि आप लोगों को समझ आ सके कि डिमांड जोन कैसे बनते हैं रियल चार्ट्स पे। ठीक हो गया, ताकि मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को सिखाना है। अच्छा, गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि गोल्ड को हमने बाय में देखना है। अब गोल्ड बहुत सेल हो चुका है तो गोल्ड की अपॉर्चुनिटी आपने बाइंग में ढूंढनी है। तो हमारी ट्रेड्स यहाँ पर लगी हुई थी, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था आप लोगों से कि यहाँ से मैंने ट्रेड्स लगाई थी। फर्स्ट टारगेट ये था, सेकंड मैंने ये रखा था। मार्केट यहाँ तक आई, ब्रेक इवन मेरा हिट नहीं हो सका, ठीक है। तो ये वाली ब्रेक इवन से ऊपर ही मार्केट दोबारा ऊपर गई, और ये वाला हमारा सेकंड टारगेट था। इसमें जस्ट हमारे 2 टारगेट थे, ये वाला टारगेट हमारा भी हिट हो गया। तो ये वाली रेड लाइन मैंने इसलिए ये जोन बनाया था कि मोस्ट पॉसिबल चांस है कि ये अगर मार्केट दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लेती तो ये हमारा सप्लाई जोन कंसीडर हो जाना था, ये वाला जोन। लेकिन अब मार्केट ने यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट नहीं की, मार्केट ने इसे रिजेक्ट कर दिया, तो ये मार्केट यहाँ से भी गई। तो इसलिए हमारे ये 2 टारगेट से दोनों टारगेट हिट हुए। हाँ, रिस्क टू रिवार्ड क्या था वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि रिस्क टू रिवार्ड मिनिमम हमारे पास कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है। ठीक है, चलें जी। इसका हमारे पास एसएल था, ये वाला जोन जो हमने ये बनाया, ठीक है। और पहला रिवार्ड था हमारे पास गोल्ड का 1:3, ठीक हो गया। 1:3 के बाद जब पहला टारगेट हिट होना था हमने ब्रेक इवन सेट कर देना है, और सेकंड टारगेट हमारे पास 1:7.4, अप्रोक्सीमेटली 7.5। तो ये देख लें आप, अगर दोनों को एवरेज निकालेंगे 1:4 से अबव ही हो जाना है। लेकिन दोनों टारगेट हमारे हिट हुए। मेन चीज़ क्या थी हमारे पास, हमने यहाँ पर आकर अपने यानी कि जो ब्रेक इवन था, ये ब्रेक इवन लगाया था। यहाँ पर आकर ट्रेड्स जब नीचे आने लगी तो बंद नहीं की, हमने वेट किया कि अगर मार्केट ब्रेक इवन भी हिट हो जाती है तो हमारे पास एक ट्रेड तकरीबन हमने विन की हुई है। तो मार्केट यहाँ से आई है फिर ऊपर गई, यानी मार्केट को नीचे आते देखकर हमने अपने सेंटीमेंट्स पे कंट्रोल किया है। ये मेन चीज़ होती है, ये साइकोलॉजी है बंदे की। जब बंदा लॉस में होता है तो लॉस बुक नहीं करता, तो कहता है कि नहीं हम ग्रीन हो जाएंगे। लेकिन जब प्रॉफिट में होता है तो प्रॉफिट बड़ी जल्दी बुक कर लेता है। क्यों? हालांकि उस वक्त मार्केट तो अपने डायरेक्शन में चल रही होती है, प्रॉफिट की डायरेक्शन में, फिर प्रॉफिट क्यों बुक करते हैं? यही हमारा रीज़न होती है कि हम अपने अकाउंट जल्दी बड़े नहीं कर पाते, क्योंकि हम प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं और लॉसेस को ट्रेड करते रहते हैं। जब प्रॉफिट में है, डायरेक्शन में है, एनालिसिस भी हमारा सही है कि एनालिसिस भी वही कह रहा है, तो फिर बस जाने दे मार्केट को, ब्रेक ही मन लगाने ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन बंदे की साइकोलॉजी है, प्रॉफिट थोड़ा सा भी देख लें तो हम ना थोड़े परेशान हो जाते हैं कि चला ना जाए। हाँ, और गोल्ड का सिनेरियो नेक्स्ट, ये हमारा जोन था, ये जोन चला गया अब, ठीक है।
इसको रिमूव कर देते हैं। अब गोल्ड का नेक्स्ट ये जोन बनाया हुआ था 2 हार्ड टाइम फ्रेम पे मैंने, कि ये पॉसिबल है कि सप्लाई जोन है। इसे रेड में करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि सप्लाई जोन की इंडिकेशन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये सप्लाई जोन में भी हो। मार्केट यहाँ पर आ रही है, अभी देखते हैं 2 घंटे गुजरने दें मार्केट को, चेक करते हैं क्या करती है मार्केट। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है मार्केट को, तो मैं आपको जस्ट एक थोड़ा सा ओवरव्यू बताना चाहता हूँ मार्केट का। मार्केट का हमेशा हम लेफ़्ट साइड देखते हैं, हमेशा लेफ़्ट साइड। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड देखेंगे तो ये देखें ना, मार्केट ने एक सप्लाई जोन यानी कि यहाँ पर जब बना था तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद यहाँ तक मार्केट आई। अब हम दोबारा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक आए, एटलीस्ट मार्केट को हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट का जो ये वाला डिमांड जोन है, इसे हम ग्रीन में करते हैं, ये हमारे पास डिमांड जोन है। मार्केट का एटलीस्ट ये वाला डिमांड जोन एटलीस्ट यहाँ तक आ गया तो यहाँ से वो मार्केट दोबारा पंप होगी। देखना हमने बाय में, लेकिन यहाँ से जब मिलेगी तो हम कैलकुलेटेड यानी कि रिस्क यहाँ पे लेंगे शॉर्ट के लिए, क्योंकि ये एक मेन जोन है, मे भी मार्केट यहाँ तक लाजमी आए। तो इसलिए मैं प्रेफरेबल करूँगा अगर यहाँ से आपको कल के दिन में कोई रिजेक्शन मिलती है तो आप यहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटी अवेल करें अपने लॉट साइज़ के, अपने रिस्क के मुताबिक। ठीक हो गया, ये था सप्लाई एंड डिमांड जोन। मैंने अब रियल चार्ट्स भी आपको समझाना स्टार्ट कर दिए स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद इंडिकेटर भी मैं आप लोगों को इसी तरह साथ साथ बताता रहूँगा कि इंडिकेटर का फ़ायदा कहाँ है, जहाँ हम सप्लाई एंड डिमांड जोन में थोड़ा सा फंस जाते हैं। उसके बाद हमारे पास चार्ट पैटर्न्स हो जाते हैं। चार्ट पैटर्न्स के बाद हमारा मेन सिनेरियो यही होगा कि हमने ये जो चीज़ें सीख ली यही बस फॉरेक्स ट्रेडिंग है। सिंपल रखो, कोई चार्ट्स पे रश नहीं है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई इतने इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं किए कि मैंने मूविंग एवरेज की लाइनें नज़र आ रही हैं या जो भी है, लेकिन इंडिकेटर कई लोगों को हेल्पफुल हैं, लेकिन वो उनकी एफ़र्ट है कि उन्होंने कैसे सीखे हैं, कितना टाइम लगाया है। लेकिन अगर आप ये बेसिक चीज़ें भी सीख लेते हैं तो फिर भी ये, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने एनालिसिस करता हूँ कि हाई रिवार्डिंग स्ट्रेटजी है ये, इस पर कोई किसी के कहने पे भी बात नहीं है। ये अगर आपको बेसिक आती है तो आप ख़ुद भी यहाँ से देख सकते हैं इस स्ट्रेटजी का क्या हमें बेनिफिट है, क्या लॉस है। ठीक होगा, ये तो था आज का लेक्चर। तो उसके बाद ये था कि मैं मज़ीद हर वीडियोज़ के एंड में थोड़ी सी बातें डिस्कस करता हूँ। तो इस वीडियो के एंड में यही डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर बेसिक आप लोगों को अगर नहीं मालूम तो आप यानी कि व्हाट्सएप पे या मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक मौजूद है, वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप लोग ज्वाइन करें मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वीडियो के एंड और स्टार्ट में डिटेल्स उसकी आती हैं। तो उसके अलावा ये है कि आप कमेंट्स करके भी हम मुझसे पूछ सकते हो कि आप लोगों का यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो मैं उसका भी आपको रिस्पॉन्स के तौर पर अगर नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दूंगा। और ये है कि आप लोग फॉरेक्स सीखने के ना सिंपल सी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसका सिनेरियो क्या है, इसका फ्यूचर क्या सोच सकते हो। सिंपली अगर वर्ड्स में मैं कहूँ कि शॉर्ट से करता हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ी होगी, कि अगर आप लोगों ने 6 महीने लगाए हैं या मैक्सिमम लगा लें, आप साल में सीख जाते हैं मैक्सिमम। अगर बंदे की सीखने की नीयत है तो वो साल में ईज़िली सीख सकता है। तो आप ये देख लें कि 1 साल आपने अपनी लाइफ का मुख्तस कर दिया है कि सीखने में, उसके बाद आपकी पूरी लाइफ बड़ी है, आप बैठ के कमा सकते हो। अपना एनालिसिस करें, मार्केट का वेट करें जोन के आने तक और जस्ट ट्रेड लगाएं, और बाकी टाइम आप इंजॉय करें फैमिली के साथ, किसी के साथ, दोस्तों के साथ इंजॉय करें। उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरत है, आप जस्ट अपना, अगर लैपटॉप है तो बेस्ट है, मैं तो लैपटॉप रिकमेंड करूँगा, और हाई इंटरनेट क्वालिटी जहाँ भी आपको अवेलेबल। अगर लैपटॉप नहीं है तो टैब ले लें, टैब पे भी एनालिसिस अगर आपका लैपटॉप पे किया हो तो वही ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट आप टैब पे ओपन करें, और आपके पास इंटरनेट हो तो आप कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप ट्रेड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये लाइफ है, अगर आप इसे साल में भी सीख जाते हो। बाकी इट्स अप टू यू, जो सीरियस होगा वो सीख जाएगा। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।